छोटे से गांव रामपुर में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू जाति से दलित था, लेकिन कर्म से एक मेहनती किसान था। उसके पास गांव के बाहरी हिस्से में पुरखों की थोड़ी सी जमीन और एक कच्ची झोपड़ी थी। यही उसकी कुल जमा पूंजी थी। रामू स्वभाव से बहुत सीधा और डरपोक था। वह दिन रात अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत करता और उसी से अपने परिवार, पत्नी और 2 बच्चों का पेट भरता था। उसका जीवन अभावों में था, लेकिन उसे संतोष था कि वह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। उसी गांव में सेठ धनराज नाम का एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। धनराज के पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उसका लालच समुद्र से भी गहरा था। उसका मानना था कि गांव की हर कीमती चीज पर उसका अधिकार है। वह गरीबों को इंसान नहीं बल्कि अपने पैरों की धूल समझता था। पुलिस और स्थानीय प्रशासन उसकी मुट्ठी में थे, क्योंकि वह अपनी थैली का मुंह खोलकर किसी का भी ईमान खरीद लेता था। धनराज की हवेली गांव के बीचों बीच थी, लेकिन उसकी नजर गांव के किनारे स्थित रामू की जमीन पर गड़ी हुई थी। रामू की जमीन के पास से एक नई सड़क निकलने वाली थी, जिससे उस जमीन की कीमत कई गुना बढ़ने वाली थी। सेठ यह बात जानता था, लेकिन रामू इस बात से अनजान था। एक दिन सेठ धनराज ने रामू को अपनी हवेली पर बुलाया। रामू डरते डरते वहां पहुंचा। सेठ ने मीठी आवाज में कहा, अरे रामू, तू इतनी मेहनत करता है फिर भी फटे हाल रहता है। देख, मुझे तेरे परिवार की चिंता है। तू अपनी जमीन मुझे बेच दे, मैं तुझे अच्छे दाम दूंगा। तू शहर जाकर कोई छोटा मोटा काम कर लेना। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, वह जमीन ही मेरी मां है। मेरे बाप दादा वहीं रहे, मैं भी वहीं हूं। अगर जमीन बेच दी तो मेरे बच्चे कहां जाएंगे? मैं जमीन नहीं बेच सकता। सेठ का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। एक तुच्छ गरीब ने उसे न कहा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह रामू से जमीन छीन कर रहेगा। कुछ दिनों बाद सेठ ने अपने मुनीम के साथ मिलकर एक घिनौना षड्यंत्र रचा। उन्होंने पुराने बही खातों में हेरा फेरी की और रामू के नाम पर एक बड़ा झूठा कर्ज दिखा दिया। यह दावा किया गया कि रामू के पिता ने सेठ से भारी रकम उधार ली थी और बदले में जमीन गिरवी रखी थी। एक सुबह सेठ के लठैत गुंडे रामू के घर पहुंचे। उन्होंने घर का सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। रामू और उसकी पत्नी गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे। ये क्या कर रहे हो? हमने कोई कर्ज नहीं लिया, रामू चिल्लाया। लठैतों ने रामू को धक्का देकर कीचड़ में गिरा दिया और कहा, सेठ जी का पुराना कर्ज है, अब यह जमीन सेठ की हुई। भाग जा यहां से, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। रामू पुलिस थाने गया, लेकिन थानेदार ने सेठ की रिश्वत खा रखी थी। उसने रामू को डंडे मारकर भगा दिया। गांव की पंचायत बैठी, लेकिन पंच भी सेठ के डर से चुप रहे। रामू सड़क पर आ गया। उसका परिवार एक पेड़ के नीचे रहने को मजबूर हो गया। चारों तरफ अंधेरा था, न्याय की कोई उम्मीद नहीं थी। जब रामू पूरी तरह टूट चुका था, तब गांव के एक बुजुर्ग शिक्षक, जो चुपचाप समाज में बदलाव की बात करते थे, रामू के पास आए। उन्होंने रामू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, रामू, यहां रोने से कुछ नहीं होगा। यहां का कानून अंधा है, क्योंकि उसे नोटों की पट्टी बांधी गई है। लेकिन बंबई, मुंबई में एक ऐसे वकील हैं जो हम जैसे गरीबों के मसीहा हैं। वे केवल वकालत नहीं करते, वे अन्याय के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। रामू ने आंसू पोंछते हुए पूछा, कौन है वे? शिक्षक ने आदर से नाम लिया, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। वे बैरिस्टर हैं। वे न तो सेठ से डरते हैं और न ही सरकार से। तुम उनके पास जाओ, वहीं तुम्हें न्याय दिला सकते हैं। रामू ने अपनी पत्नी के कुछ बचे कुचे गहने बेचे और बंबई की ट्रेन पकड़ी। उसके मन में डर भी था और एक उम्मीद भी। बंबई के दादर में राजगृह, बाबा साहेब का निवास के बाहर कई लोग अपनी समस्याएं लेकर खड़े थे। रामू भी कतार में खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई तो उसे एक कमरे में बुलाया गया जो किताबों से भरा हुआ था। वहां एक कुर्सी पर एक गंभीर तेजस्वी व्यक्ति बैठा था, जिसने चश्मा लगा रखा था और हाथ में पेन था। वे डॉक्टर अंबेडकर थे। रामू ने अंदर घुसते ही उनके चरणों में गिरना चाहा, लेकिन बाबा साहेब ने उसे रोका और कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। बाबा साहेब ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, झुको मत, अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। बताओ, क्या समस्या है? रामू ने रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे सेठ ने जाली कागज बनवाए, कैसे पुलिस ने भगाया
और कैसे उसे उसकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया गया। बाबा साहेब ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उनकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। उन्होंने रामू से वे नकली कागजात, जिनकी नकल रामू पंचायत से लाया था, मांगे। बाबा साहेब ने एक नजर में उन कागजों को देखा और उनकी कानूनी विसंगतियों को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे अंगूठे का निशान नकली है और जिस तारीख का कर्ज दिखाया गया है उस दिन सरकारी छुट्टी थी, स्टैंप पेपर मिल ही नहीं सकता था। यह सेठ की मूर्खता है। घबराओ मत रामू, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। रामू हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, साहब, मेरे पास आपको देने के लिए फीस नहीं है। बाबा साहेब ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी फीस यही है कि जब तुम्हें न्याय मिले तो तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजना। अन्याय सहना अन्याय करने से बड़ा अपराध है। हम कानून के रास्ते से उस सेठ को सबक सिखाएंगे। वह दिन आ गया जब जिला अदालत में सुनवाई होनी थी। सेठ धनराज अपनी महंगी गाड़ी में अपने महंगे वकील के साथ अदालत पहुंचा। उसे पूरा यकीन था कि रामू जैसा गरीब आदमी बंबई के बैरिस्टर का खर्चा उठा ही नहीं पाएगा और अगर कोई आया भी तो सेठ के पैसों के आगे टिक नहीं पाएगा। तभी अदालत में हलचल हुई। काला कोट पहने, हाथ में कानून की किताब लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रवेश किया। उनके चलने में एक शेर जैसा आत्मविश्वास था। सेठ का वकील उन्हें देखकर घबरा गया क्योंकि वह बाबा साहेब की विद्वता को जानता था। कार्यवाही शुरू हुई। सेठ के वकील ने वही घिसी पिटी दलील दी कि रामू के पिता ने कर्ज लिया था और अंगूठा लगाया था। अब बारी बाबा साहेब की थी। उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में लेकिन तर्कपूर्ण तरीके से बोलना शुरू किया। बाबा साहेब, जज साहब, मेरे काबिल दोस्त का कहना है कि 23 अगस्त को यह कर्ज लिया गया और यह एग्रीमेंट साइन हुआ। मैं अदालत का ध्यान इस स्टैंप पेपर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह स्टैंप पेपर जिस सीरीज का है वह सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार उस तारीख के 6 महीने बाद छपा था। जो कागज भविष्य में छपने वाला था उस पर भूतकाल में कर्ज कैसे लिया जा सकता है? पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सेठ के पसीने छूटने लगे। बाबा साहेब यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, और जहां तक अंगूठे के निशान की बात है, फॉरेंसिक जांच बताती है कि यह निशान एक मृत व्यक्ति के अंगूठे का हो सकता है या जबरदस्ती लिया गया है, क्योंकि इसकी लकीरें घिसी हुई हैं। यह शुद्ध धोखाधड़ी का मामला है। फिर बाबा साहेब ने जज की आंखों में देखते हुए गरज कर कहा, माय लॉर्ड, यह केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। यह एक गरीब आदमी की गरिमा का प्रश्न है। यह अमीर वर्ग द्वारा गरीब को कुचलने की मानसिकता है। अगर कानून यहां चुप रहा तो इस देश के गरीब का लोकतंत्र और न्याय पर से विश्वास उठ जाएगा, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उनकी दलीलों के आगे सेठ का वकील पानी मांगता नजर आया। सेठ धनराज, जो कल तक खुद को गांव का राजा समझता था, आज अदालत के कटघरे में एक अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा था। सबूत इतने पक्के थे और बाबा साहेब की बहस इतनी धारदार थी कि जज को फैसला सुनाने में देर नहीं लगी। जज ने फैसला सुनाया। सेठ धनराज द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज जाली और अवैध हैं। रामू की जमीन उसे तुरंत ससम्मान वापस दी जाए। धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना के लिए सेठ धनराज पर भारी जुर्माना लगाया जाता है और 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई जाती है। जुर्माने की राशि रामू को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। अदालत के बाहर निकलकर रामू बाबा साहेब के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। साहब, आपने मुझे भगवान से मिलवा दिया। आपने मेरे बच्चों की जान बचा ली। बाबा साहेब ने उसे उठाया और कहा, रामू, मैंने तुमसे क्या कहा था? पैरों पर गिरना छोड़ो। आज तुम जीते हो क्योंकि कानून तुम्हारे साथ था और तुम सच के साथ थे। जाओ, मेहनत करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और अपने हक के लिए लड़ना सीखो। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब रामू वापस गांव पहुंचा तो नजारा